Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we will discuss topic 1.8 of first year physics, dimensions of physical quantities. Dimensions of physical quantities. As we earlier discussed physical quantities are of two types, base quantities and derived quantities. Now first we will discuss about what is a dimensional analysis और उसके बाद हम आगे इसकी जो है वो एग्जांपल्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे. तो स्टूडेंट्स, ईच बेस क्वांटिटी, अब देयर आर सेवन बेस क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट. लेकिन बेसिकली बेस क्वांटिटीज का मैं नीचे अंडरलाइन कर देता हूं. टोटल 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं. लेकिन इसमें से डिमेंशनल एनालिसिस को डिस्क्राइब करने के लिए हम 3 जो है बेसिकली बेस क्वांटिटीज को कंसीडर करेंगे. फर्स्ट लुक एट द डेफिनेशन. ईच बेस क्वांटिटी इज कंसीडर्ड ए डायमेंशन डोनेटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल एंड रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. हर बेस क्वांटिटी को डायमेंशन कंसीडर किया जा सकता है जिसको स्पेसिफिक सिंबल से बयान किया जाता है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया जाता है. एज वी हैव 7 बेस क्वांटिटीज, बट 3 बेस क्वांटिटीज जो हमारे पास यूज होती हैं इधर डायमेंशनल एनालिसिस को मोस्टली डिस्क्राइब करने के लिए, वो है टाइम, लेंथ एंड थर्ड वन इज मास. टाइम की डिमेंशन होती है कैपिटल T, लेंथ की डिमेंशन होती है कैपिटल L और मास की डिमेंशन होती है कैपिटल M. अब स्टूडेंट्स ये भी बात ज़हन नशीन रखें कि जो डिमेंशनल एनालिसिस होता है, इट स्टैंड फॉर द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज. इट डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ मूविंग टुवर्ड एग्जांपल, सीक्वेंस के साथ एक एग्जांपल्स देंगे. कुछ बुक में मेंशन है, कुछ प्रैक्टिस के लिए अपनी तरफ से भी जो है वो लिख दूंगा मैं. तो फर्स्ट वन इज वेलोसिटी. As you know, formula for velocity is v is equal to d over t. Here d is the displacement and t is the time. Now जब डायमेंशनल में लिखेंगे इसको, डायमेंशनल एनालिसिस जब बयान करेंगे, डायमेंशन में लिखेंगे तो v को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ के जो यूनिट हैं दोनों क्वांटिटीज के वो मीटर हैं. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है वाइल डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सो आप देखें डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेंथ होती है, तो लेंथ की डिमेंशन है जो कैपिटल L ओवर टाइम की डिमेंशन जो है वो कैपिटल T. अब स्टूडेंट्स L, अगर ये T को ऊपर हम लेके जाएंगे, क्योंकि ये न्यूमिनेटर में है, इसको न्यूमिनेटर में उठा के लेके जाएंगे तो ये T इनवर्स हो जाएगा. सो द डिमेंशन विल बी LT माइनस 1. इस इक्वेशन से जो है हम वेलोसिटी का यूनिट भी निकाल सकते हैं. एज L इज द डिमेंशन ऑफ लेंथ, तो लेंथ का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है और टाइम जो है वो हमारे पास टाइम की डिमेंशन कैपिटल T है. तो पर T पर इनवर्स लिख लें या पर T कह लें, दोनों सूरतें ठीक हैं. तो टाइम को जो सेकंड में मेजर किया जाता है तो पर सेकंड, तो वेलोसिटी का ये यूनिट जो है मीटर पर सेकंड. यानी हमें अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की डिमेंशन का पता हो तो हम उससे यूनिट भी जो है वो अखज कर सकते हैं. सेकंड वन इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो हियर वेलोसिटी का जो हमने डिमेंशन अभी इधर कैलकुलेट की है, विच इज लेंथ की जो डिमेंशन है और टाइम पर टाइम कर लें, टाइम इनवर्स कर लें, और नीचे ये फिर टाइम की डिमेंशन है तो ये कैपिटल T. नीचे भी मैंने डिमेंशन को में मेंशन कर दिया है. अब एक्सेलरेशन की डिमेंशन को भी आपने जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लेना है. ये बेशक ऊपर एरोहेड का ना डाल लें. तो बेटा देखिए एक्सेलरेशन देखिए एज इट इज, और ये टाइम जो है ऊपर जाके T इनवर्स हो जाएगा. तो इधर देखिए अब एक्सेलरेशन डिमेंशन LT माइनस 1 और T की पावर अगेन माइनस 1. पर टी भी इसको पढ़ सकते हैं, T इनवर्स भी पढ़ सकते हैं. तो एक्सेलरेशन की डिमेंशन LT इनवर्स स्क्वायर.
अब स्टूडेंट्स ये तो दो बेसिक एग्जांपल्स थी डिमेंशंस के लिए. अब मूविंग टुवर्ड्स फर्दर एग्जांपल्स. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ डिमेंशन एनालिसिस. तो here force F is equal to ma. as you know that फोर्स का यूनिट वैसे ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन फोर्स की डिमेंशन लिखते हैं F इज इक्वल टू एम ए भी होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन. तो F के फोर्स के अराउंड हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिख दी है. अब मास है, आपको पता है मास की डिमेंशन जो होती है वो कैपिटल M होती है. और एक्सेलरेशन, ए से एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डिमेंशन अभी प्रीवियसली कैलकुलेट की है एल टी इनवर्स स्क्वायर, एल टी की पावर -2 भी आप कह सकते हैं. तो फोर्स की डिमेंशन अब इसको इकट्ठा करके लिख दें एम एल टी इनवर्स. ये हमारे पास फोर्स की भी डिमेंशन आ गई है. नाउ अब हम वर्क की डिमेंशन निकाल लेते हैं. एज यू नो दैट वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डी. वर्क को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लिया. फोर्स की डिमेंशन अभी यहां से हमने कैलकुलेट की है, जो डिमेंशन कैलकुलेट करके निकली है एम एल टी इनवर्स स्क्वायर. और डी जो है इधर जो है वो बेसिकली बेटा डिस्प्लेसमेंट है. और डिस्प्लेसमेंट जो है आपको पता है कि लेंथ की मेजरमेंट होती है, और लेंथ का जो हमारे पास डिमेंशन होती है वो कैपिटल L होती है. सो हियर W इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर, L के साथ L जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा L स्क्वायर. या एक स्टेप आप और लिखना लिख सकते हैं कि L को इधर लें, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं जैसे, तो अगले स्टेप में जो इसको L स्क्वायर कर लें एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर. अब ये हमारे पास वर्क की भी डिमेंशन आ गई है. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो याद रखना है आपने बात, मैंने फोर्स की डिमेंशन निकाली है. तो फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेट भी हो सकती है, फोर्स इन टर्म्स ऑफ टेंशन भी हो सकती है, और फोर्स इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी भी हो सकती है. ग्रेविटेशन फोर्स, टेंशन की फोर्स, वेट की फोर्स, उन सब की डिमेंशन सेम रहनी है. सिमिलर मैंने वर्क की अब डिमेंशन जो है वो आपको कैलकुलेट करके दी है. हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनकी डिमेंशन सेम होती है. जैसे टॉर्क है, टॉ इज इक्वल टू आर एफ होता है हमारे पास. तो टॉर्क की डिमेंशन को हमने जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया है. आर जो है लेंथ को मेजर करता है, इसलिए हमने इसकी डिमेंशन को, क्योंकि लेंथ की डिमेंशन कैपिटल L है, इसको लिख लिया है. और फोर्स की जो डिमेंशन होती है वो होती है एम एल टी इनवर्स स्क्वायर. तो इसको जब इकट्ठा करके लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो टा इज इक्वल टू, इसको इकट्ठा करके लिख दें. देखें एल एम एल टी इनवर्स स्क्वायर. तो इसकी डिमेंशन जो है वो टा को हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया. अगर इसको जो है रीअरेंज करके लिखें तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर. तो ये हमारे पास है जो टा की डिमेंशन आ गई है. अब इसके बाद फर्दर जो है हम फोर्स की डिमेंशन भी हमने कैलकुलेट कर ली है, वर्क की भी कर ली है, टा की भी कर ली है. अब एक बात जहन में रखनी है कि जो वर्क की डिमेंशन होती है वही एनर्जी की भी डिमेंशन होती है, क्योंकि वर्क का यूनिट ऐसा ही भी जूल है और एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जो है वो जूल है. और 1 जूल जो होता है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है. जो 1 जूल होता है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है. तो वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट जो है वो जूल है. सो दोनों की डिमेंशन जो है वो सेम रहेगी. अब आगे जो है हम पावर की डिमेंशन को भी कैलकुलेट कर लेते हैं. पावर जो है हमारे पास, पावर को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया. पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है. तो वर्क को मैंने जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, और टाइम जो है उसको मैंने जो है वो टाइम को भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो लिख दिया, मेंशन कर दिया. अब वर्क की जो मैंने डिमेंशन निकाली है, अभी हमने जो कैलकुलेट किया वर्क की डिमेंशन, वो है हमारे पास एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर. तो मैंने वैसे ही एज इट इज लिख लेनी है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर. और जो टाइम है इसकी डिमेंशन जो है वो कैपिटल टी होती है. अब ये टी ऊपर जाके जो है वो टी इनवर्स हो जाएगा. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर और अकेला टी इनवर्स. अब पावर, अब इस देखें हमने इसको इकट्ठा एक ब्रैकेट के अंदर लिख देना है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर टी इनवर्स. तो टी की पावर -2 है, टी की पावर -1 भी है, और इकट्ठा मिलकर जो है ये टी की पावर -3 हो जाएगा. तो एम एल स्क्वायर
टी इनवर्स क्यू। सो आगे हम जो है वो इसकी और भी जो है वो कई डिमेंशंस को जो है कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे लीनियर मोमेंटम है P इज इक्वल टू एम वी, इसकी डिमेंशन को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। और भी जितने भी यूनिट जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं, तो अगर आपको यूनिट आपको पता हो तो हम जो है उसको कंसिडर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मोमेंटम होता है ये P से, अब यहाँ पावर नहीं है, P से मुराद है मोमेंटम, इसकी भी जो है आप डिमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी डिमेंशन तो या स्टूडेंट्स जो आएगी वो मैं आपको आगे लिख देता हूँ आंसर में। P इज इक्वल टू एम वी, एम से मास है तो मास की डिमेंशन होती है कैपिटल M होती है, वेलोसिटी की जो होती है वो LT इनवर्स होती है। तो ये स्टूडेंट्स MLT-1 आएगी, ये लीनियर मोमेंटम की डिमेंशन। सो आगे मूव करते हैं अब नेक्स्ट की तरफ, होमोजेनिटी की तरफ। नाउ फर्दर होमोजेनिटी को डिस्कस करेंगे। होमोजेनिटी में हम होमोजेनिटी में हम क्या डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो फिजिकल इक्वेशन होती है उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड को हमने इक्वली जो है वो प्रूव करना होता है। लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ दैट। तो हमारे पास एक एग्जांपल है टाइम पीरियड की सिंपल पेंडुलम के T इज इक्वल टू 2πL/G। हमने डायमेंशनली एनालिसिस के थ्रू डायमेंशनली इन दोनों क्वेश्चंस को जो है वो बराबर प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को। इसी को कहते हैं होमोजेनिटी। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एज लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ टाइम हमारे पास मौजूद है। आपको पता है कि टाइम की जो डिमेंशन होती है वो कैपिटल T होती है, तो मैंने उसको एज इट इज ही लिख दिया है। और हमारे पास जो राइट हैंड साइड है 2π हमारे पास कांस्टेंट है, तो मैंने इसकी जगह पे C लिख लिया है। लेंथ की डिमेंशन जो है वो कैपिटल L होती है और G जो है ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की हमने डिमेंशन को पहले भी जो है वो कैलकुलेट किया है इसी लेक्चर में। तो उसकी डिमेंशन होती है LT इनवर्स स्क्वायर, और जो अंडर रूट है इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं 1/2। तो अब आप देखें T, आपको पता है कांस्टेंट नंबर की कोई डिमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट को मेंशन करना है कर दें, अदरवाइज C की कोई डिमेंशन नहीं होती, क्योंकि डिमेंशनली हम इसको साबित कर रहे हैं तो कांस्टेंट नंबर की कोई डिमेंशन नहीं होती। L के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट मेरे पास बाकी का बचेगा 1/T इनवर्स स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। तो T इज इक्वल टू T इनवर्स स्क्वायर है, इसको ऊपर लेके जाएंगे ये T स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी पावर। तो T इज इक्वल टू T। सो हैंस हमने लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया है। अब इसकी एक और मिसाल लेते हैं जो आपकी बुक में मौजूद है। V इज इक्वल टू F×L/M। इधर F फोर्स है, L लेंथ है और M जो हमारे पास है मास है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वेलोसिटी है, तो मैं इसकी डिमेंशन को एज इट इज ऐसे ही लिख लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। अब देखें फोर्स की डिमेंशन जो है हमने पहले ही कैलकुलेट की हुई है। तो इसकी फोर्स की डिमेंशन जो होती है वो दोबारा अगर लिखना चाहें तो फोर्स को जो है मैं इधर एक दफ़ा आपको मेंशन कर देता हूँ कि फोर्स का यूनिट जो होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर भी होता है। तो इसकी मैंने डिमेंशन को पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है। तो फोर्स की जो डिमेंशन होती है वो आ गई MLT इनवर्स। जो लेंथ की डिमेंशन है वो कैपिटल L आएगी और जो नीचे मास है उसकी डिमेंशन क्या आएगी कैपिटल M। इस पूरे की जो पावर है, इस पूरे की पावर क्या आएगी 1/2, क्योंकि अंडर रूट की जगह मैंने पावर को 1/2 को मेंशन कर दिया है। तो V इज इक्वल टू, अब देखें आपस में जो है वो मल्टीप्लाई कर लें। अब देखें ज़रा M से जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो देखिए ज़रा MLT इनवर्स स्क्वायर और ये L और नीचे हमारे पास M मौजूद है। तो M से जो है वो इसकी सब पूरे की पावर, इसकी पावर भी 1/2, वो नीचे वाले की पावर भी 1/2 होगी, क्योंकि मास से जो है फिर कैंसिल आउट हो जाता है। तो पीछे मेरे पास क्या बचता है, V की डिमेंशन बचती है और आपके पास जो है डियर स्टूडेंट्स ये हो जाता है L स्क्वायर, क्योंकि L को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा और T इनवर्स इसकी पावर 1/2। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऐसे ही वेलोसिटी लिखता जा रहा। तो यहाँ पे जाके मैं जो है, क्योंकि वेलोसिटी की डिमेंशन पहले भी कैलकुलेट की हुई है, डिमेंशन को मैं ऊपर भी दूसरे स्टेप में भी LT इनवर्स लिख सकता था, क्योंकि वेलोसिटी की डिमेंशन LT इनवर्स होती है। तो इस स्टेप में मैं लिख देता हूँ
एल टी इनवर्स लास्ट की जो डिमेंशन है। तो अब ये देखें, ये स्केयर एल के लिए भी है और टी के लिए भी है। तो देखें ये 2 से 2 कैंसिल, इधर से भी 2 से 2 कैंसिल, तो इधर एल टी इनवर्स इज इक्वल टू एल टी इनवर्स। सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। हमने दो इक्वेशंस को होमोजेनिटी को प्रूव किया है। होमोजेनिटी बेसिकली मैं दोबारा एक दफा आपको बता दूं होता क्या है कि हम फिजिकल इक्वेशन को डिमेंशन एनालिसिस के थ्रू उनकी इक्वालिटी को साबित करते हैं कि डिमेंशनली ये करेक्ट भी हैं या नहीं इक्वेशन जो फिजिकल लिखी हुई हैं। तो इसके बाद हम फर्दर डिस्कस करते हैं ड्राइविंग एंड फार्मूला। ड्राइविंग का फार्मूला के फार्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं डिमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। नाउ वी विल फर्दर मूव और सेकंड रूल के बारे में पढ़ेंगे जो है ड्राइविंग ए पॉसिबल फार्मूला। ड्राइविंग फार्मूला, इसके लिए भी मैं जो है वो सिंपल पेंडुलम को स्टूडेंट्स कंसीडर करता हूं। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला जो है वो उसको निकालते हैं। लेट्स से ये सिंपल पेंडुलम है जो एक हुक के साथ बंधा हुआ है। ये इसके बॉब है जिसका मास m है और सिंपल पेंडुलम जो है वो जब किसी मखसूस पोजीशन पे लेके जाते हैं तो लेट्स से इसकी लेंथ l है, ग्रेविटी जो है वो नीचे की जानब g की जानब मूव कर रही है और इधर जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। अब स्टूडेंट्स आगे जरा मूव करते हैं फर्दर, देखते हैं कि टाइम पीरियड के फार्मूले को ड्राइव करने के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो जो चीज़ें हैं पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हमने करना क्या है नंबर 1 पे कि जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उसको टाइम पीरियड का डायरेक्टली प्रोपोर्शन रख लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मास मौजूद है मल्टीप्लाई बाई थीटा मौजूद है मल्टीप्लाई बाई लेंथ मौजूद है मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मौजूद है। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करें स्टूडेंट्स कि इन सब के ऊपर जो है आप कोई ना कोई पावर जो है वो लिख लें। लेट्स से m की पावर a है, थीटा की पावर b है, लेंथ की पावर c है और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की पावर क्या है जी d है। यह है दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में स्टूडेंट्स आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करेंगे। तो जब किसी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करते हैं तो हम किसी कांस्टेंट को साथ ऐड करते हैं इक्वेशन में उसको तब्दील करने के लिए। तो c m रेज टू पावर a, थीटा रेज टू पावर b, लेंथ रेज टू पावर c और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन रेज टू पावर d। अब हम इनकी जो है वो डिमेंशंस जो है वो लिख लेते हैं। सो आपको पता है कि कांस्टेंट नंबर की जो है वो कोई डिमेंशन नहीं होती। मास की डिमेंशन कैपिटल M होती है, तो कैपिटल M रेज टू पावर मैंने जो है वो a लिख लिया है। अब थीटा क्या लिखेंगे, एस L इज इक्वल टू आर थीटा होता है एज वी नो। तो थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। L भी लेंथ में होती है और R जो है वो हम R भी जो है वो लेंथ में मेजरमेंट करते हैं। इसकी डिमेंशन भी L होती है, L की डिमेंशन भी L होती है। तो थीटा जो होता होगा हमारे पास L इनवर्स के बराबर आ जाएगा। तो ये देख लेंगे कि थीटा की जगह जो है वो L इनवर्स करेंगे तो आपको L की पावर 0 मिल जाएगी। तो इसकी जगह पे मैं जो है वो थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा, L की पावर 0। तो ये कीमत मैं लिख दूंगा B की। आगे लेंथ है तो लेंथ को जो है वो कैपिटल L ही लिखेंगे, इसकी पावर C। आगे जो है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है G, तो इसकी डिमेंशन पहले एक्सेलरेशन की जो है वो कैलकुलेट की हुई है जो है विच इज LT इनवर्स स्क्वायर और इसको जो है वो D में लिख लें। अब स्टूडेंट्स हमने स्टेप नंबर 4 में क्या करना है कि स्टेप नंबर 4 में जो है हम देख लेंगे कि इधर कौन सी क्वांटिटीज मौजूद है लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे कौन सी क्वांटिटीज मौजूद हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें ये क्योंकि L जो हमारे पास थीटा था इसकी वैल्यू 0 है तो हमारे पास B की वैल्यू तो इधर ही 0 आ जाएगी। A की वैल्यू का भी अभी हम हमें पता लग जाएगा, C और D की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एक पॉसिबल फार्मूले को ड्राइव करेंगे। तो देखें लेफ्ट हैंड पे हमारे पास मास नहीं है तो मैंने m रेज टू पावर 0 लिख दिया। थीटा तो है लेफ्ट हैंड पे, थीटा की वैल्यू वैसे भी इधर 0 आ गई है। राइट हैंड पे देखें हमारे पास लेंथ मौजूद है, लेफ्ट हैंड पे जो है वो लेंथ मौजूद नहीं है। तो अब देखें इधर L रेज टू पावर 0 लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और अब इधर देखें तीसरी क्वांटिटी जो बच गया है, इधर तीसरी क्वांटिटी है T, तो इधर T रेज टू पावर देखें T रेज टू पावर इधर है सिर्फ 1। अब इधर आ जाएं, हमारे पास देखें
अब m रेज़ टू पावर इधर 0 थी, यानी कि देखें इधर m रेज़ टू पावर a है, तो a की कीमत क्या आई है जी 0, तो इधर मैं c इंटू m रेज़ टू पावर a इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, और लेंथ भी जो है नॉड है उसमें भी b इज इक्वल टू भी क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया है। अब स्टूडेंट्स देखें आगे क्या है मौजूद, लेंथ मेरे पास c में भी मौजूद है और लेंथ मेरे पास d में भी मौजूद है, तो मैं इधर ऐसे लिख लेता हूं कि a इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी मास का कोई लेना देना नहीं है। आप ऊपर भी देखते होंगे जब मैंने फार्मूला शुरू किया कि ना ही तो टाइम पीरियड के फार्मूले में सिंपल पेंडुलम में मास आता ना ही थीटा था, लेकिन मेंशन किया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स अब m की जगह भी a की वैल्यू 0 आ गई है और b की वैल्यू भी क्या आ गई है 0 आ गई है। अब लेफ्ट हैंड पे l की वैल्यू 0 थी और राइट हैंड पे l c के साथ भी आ रहा है और l d के साथ भी आ रहा है, तो हियर मैं लिख लूंगा 0 इज इक्वल टू c प्लस d, ये लेंथ के लिए है। ना ही अब मुझे c की वैल्यू पता है ना ही मुझे अब d की वैल्यू पता है स्टूडेंट्स, तो इसको जो है इसमें से कम एक वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ताकि दूसरी वैल्यू को जो है उसको कीमत दर्ज कर सकें। अब ये देखें इधर t की वैल्यू 1 मौजूद है और इधर जो t है सिर्फ d के अंदर मौजूद है, तो देखें स्टूडेंट्स 1 इज इक्वल टू देखें -2d। अब यहां से हम जो है वो d की वैल्यू को पहले कैलकुलेट कर लेंगे, जब d की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो उसके बाद हम c की वैल्यू को भी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब आगे देखिए फर्दर हमारे पास जो है हमारे पास इधर m की वैल्यू भी 0 l की वैल्यू भी 0, तो ऐसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स पहले तो ये वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, पहले वैल्यू की कीमत निकाल लेते हैं, c और d की कीमत निकाल लेते हैं, उसके बाद वैल्यू को आगे पुट करेंगे। तो देखें जरा 1 इज इक्वल टू -2d, तो -2 जो है वो साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू जो आ जाएगी वो -1/2 आ जाएगी। और d की वैल्यू को अगर आप इस क्वेश्चन में पुट करें 0 इज इक्वल टू c प्लस d जो है, सो 0 इज इक्वल टू c प्लस d, एज वी नो d की जो वैल्यू आई है वो -1/2 आई है, तो प्लस माइनस माइनस c -1/2, तो -1/2 तो जाके प्लस का 1/2 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 और d की वैल्यू क्या आई है हमारे पास -1/2। अब देखें स्टूडेंट्स अब इधर l जो है वो इधर भी c के साथ में मौजूद है और ये इधर l इधर d के साथ में मौजूद है, लेकिन हमारा जो पॉसिबल जो थी हमारे पास जो हमने कीमतें निकालनी थी, अब a की वैल्यू जो है हमारे पास वो भी 0 निकल आई है और b की वैल्यू भी हमारे पास 0 निकल आई है। तो मैं देख लेता हूँ a की वैल्यू भी 0 है, b की वैल्यू भी 0 है, c की वैल्यू जो हमने उधर से कैलकुलेट की है वो आई है 1/2 और d की वैल्यू जो हमने इधर से कैलकुलेट आई है वो की है क्या हमारे पास आई है -1/2। तो अब देखें स्टूडेंट्स आगे हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। देखें लेंथ की पावर -1/2 थी और आगे जो थी ये LT-2 जो थी ये हमारे पास जो है वो g की कीमत थी, उसकी पावर आई है d की पावर -1/2 आई है। तो अब आगे देखें फर्दर इसको जो है वो सेपरेट कर लें, क्योंकि ये मैंने थीटे के लिए आपको कैलकुलेट करके दिया था, इधर मैं आगे फर्दर कैलकुलेट करूंगा कंसीडर करूंगा। तो इधर देखें m की 0 l की 0 इसको लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है, तो मैं लिख लूंगा l इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर c। अब देखें a की पावर भी 0 आ गया, b की भी 0 आ गई, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखें लेंथ थी तो लेंथ की कीमत क्या आई है 1/2, तो मैंने लेंथ की कीमत को क्या लिख दिया l रेज़ टू पावर 1/2 और साथ देखें LT-2 आपको पता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की जो हमारे पास डायमेंशन है, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया है g लिख दिया और इसकी जो मैंने पावर कंसीडर की थी d वो क्या आएगी -1/2। तो l इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर l रेज़ टू पावर 1/2, ये g रेज़ टू पावर -1/2 तो इसको नीचे ले जाएंगे ये +1/2 हो जाएगा। आपको पता है कि जो पावर 1/2 होती है इसके जगह हम जो है जजर की लामत भी लिख सकते हैं, अंडर रूट की लामत भी लिख सकते हैं, तो L/G अंडर रूट। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। इधर सॉरी L लिखा गया, इधर T लिखना था, क्योंकि हमारे पास जो है इधर L की वैल्यू भी 0 है, M की वैल्यू भी 0 है, तो T की वैल्यू जो है बचेगी, तो इधर जो है वो T लिखना था। दिस इज द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ कांस्टेंट की कीमत नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ से परेशान ना हो गया सर कांस्टेंट की कीमत तो सिंपल पेंडुलम के फार्मूले के साथ 2π लगता है। तो मैंने पिछले होमोजेनिटी इससे पिछले वो टॉपिक जो था होमोजेनिटी में मैंने 2π की जगह जो है वो कांस्टेंट c लिखा था, तो इधर c की वैल्यू जो 2π है, तो हमने ये एक पॉसिबल फार्मूला ड्राइव किया है किसको फॉलो करते हुए डायमेंशनल एनालिसिस को फॉलो करते हुए फिजिकल क्वांटिटी से। तो स्टूडेंट्स ऐसे हमने t की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट t के फार्मूले को हमने कैलकुलेट किया डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। तो ये था हमारा आज का टॉपिक,
जिसमें डिमेंशन एनालिसिस को स्टडी किया, उसके बाद उसके हमने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डिमेंशन निकाली, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने होमोजेनिटी प्रिंसिपल को स्टडी किया और उसके बाद स्टूडेंट्स एक फार्मूले को ड्राइव किया डिमेंशन एनालिसिस को फॉलो करते हुए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।